तो आज से क्लास 11th मैथ्स में वी विल स्टार्ट लिमिट्स एंड डिराइवेटिव्स। ठीक है, बहुत सारा मैथ्स का चैप्टर पढ़े, कुछ अलजेब्रा का पढ़े तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पढ़े, है ना। बट आप लोग जैसे 10th पास आउट हो रहे होंगे या फिर उससे पहले ही 9th 10th में जब होंगे तो भैया दीदी से, घर में पिताजी मम्मी चाचा चाची पढ़े लिखे होंगे तो बात सुने होंगे कि 11th 12th का मैथ्स इज अबाउट कैलकुलस। बाकी जो भी आप पढ़े हैं अलजेब्रा सब ठीक है, बट 11th 12th का मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलस, है ना। नाम सुने होंगे जरूर, फिजिक्स में ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग इसको, मैथमेटिकल टूल्स अब कर रहे थे। तो फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन को हम लोग सीख चुके हैं, बट मैथ्स में कैलकुलस जो है वो हमारे इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। उल्टा ही हो गया, नहीं, फिजिक्स में पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिए, मैथ्स में आज से शुरू करोगे और जब तक मैथ्स के साथ जुड़े हुए रहोगे तब तक पढ़ोगे आज के बाद। ठीक है, आज जैसे आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जैसे जो चीज जब तक जाने नहीं तब तक आया नहीं, जिस समय जाने तो उसके बाद सारा टॉपिक उसी पर आया। उसी तरह से आज तक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन ये फिजिक्स में आ रहा था, मैथ में आ नहीं रहा था। इस चैप्टर के बाद इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो सारे चैप्टर में ही आएगा, इसके बाद आप इससे भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग एक्चुअली में मतलब पूरा कैलकुलस का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। लिमिट से जाएगा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी से जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से फिर जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़े इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी आएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन भी आएगा। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें एरिया बाउंडेड, वो भी फिजिक्स में पढ़े हो। फिर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपका थ्रू आउट जो आपका करियर बाकी है, अब 1-1.5 साल का जो आपका मैथ्स का 11th 12th का जो टॉपिक बाकी है वो बिना कैलकुलस के हो नहीं पाएगा। ठीक है, सो लिमिट से वी विल स्टार्ट। तो अच्छे से समझना, ये बहुत सारे बच्चों का क्लियर ही नहीं रहता, लिमिट से क्लियर नहीं रहेगा तो जीवन भर कैलकुलस क्लियर नहीं रहता। ठीक, ये तो पहली बात हुई कि अगर आपको लिमिट नहीं समझा हुआ रहेगा तो आपका कैलकुलस अधूरा रह जाएगा, पहला चीज ये। अब इसको थोड़ा तोड़ करके करते हैं। अभी आप लोग में से कुछ लोग स्कूल वाले लोग भी हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिराइवेटिव्स, ये आपके स्कूल एग्जाम का एक चैप्टर भी है। बोलने का मतलब है कि लिमिट का इस्तेमाल तो कैलकुलस में होगा, वो तो बात की बात है। लिमिट का जो क्वेश्चंस है वो आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम लिमिट का, डायरेक्ट लिमिट का क्वेश्चन। जो यूज होगा वो बाद में, सीधा जो लिमिट का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। कहाँ पूछा जाएगा? स्कूल एग्जाम में पहला, जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए, सारे तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लिमिट का एक अकेला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। यूज तो करोगे ही पूरे कैलकुलस में, वो तो एक अलग बात हो गई। जैसे वेक्टर तुम लोग पढ़ते हो, है ना, वेक्टर एक्चुअली में 12th मैथ्स में पढ़ना है, बट यूज लगातार किए जा रहे हो फिजिक्स में। मैथ में भी तो आएगा 12th में, वो जो वेक्टर आएगा 12th में मैथ्स का, उसका भी तो एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा ना, यूज तो कर ही रहे हो फिजिक्स में। उसी तरह से लिमिट का इस्तेमाल डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी होगा, वो तो अपनी जगह पर है। बट लिमिट का खुद एक आउट एंड आउट क्वेश्चन आपके मेंस में, एडवांस में, एनडीए के एग्जाम में और स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लिमिट्स को आप लोग को ध्यान से पढ़ने का जरूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स के साथ। हर किताब में ऐसे ही एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, इस एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करना। यही बिगड़ गया काम तो आपका बिगड़ा ही हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को देखोगे, एक फंक्शन लिखा हुआ है बोर्ड पर, फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, पहला ही चैप्टर था। एक फंक्शन लिखा हुआ है, f(x) बराबर x² - 1 बाई x - 1। ठीक है, एक फंक्शन है सिंपल सा, मेरा ट्यूशन मेरा मर्जी, मैं एक फंक्शन लिखा हूँ, f(x) बराबर x² - 1 बाई x - 1। ये फंक्शन है, चलेगा। इस फंक्शन में अगर 1 पुट करेंगे x का वैल्यू तो कितना आएगा? इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। ध्यान से देखो, 1 - 1, ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 1 - 1 0 आ जाएगा। मैथ में न्यूमरेटर में 0 ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड है, 0/0 मीनिंगलेस है, ये कुछ नहीं है। तो ये x² - 1 बाई x - 1 में 1 पुट किए तो ये मीनिंगलेस टर्म आ गया। ठीक है, बोलोगे सर क्या हो गया इससे, अब हम क्या करें? अभी आप देखेंगे मैथ्स का वाओ फैक्टर, यही क्वेश्चन था, x² - 1 बाई x - 1। इसमें आप लोग 9th 10th में 8th में फॉर्मूला पढ़े, a² - b² का क्या होता है? a + b × a - b, नीचे भी x - 1। एक बार ये x - 1 पुट कर काट दी, कटेगा। अब क्या बचा? ये टर्म x + 1। अभी तो इसी क्वेश्चन मैथ्स का 1 पुट कर रहे थे तो तुम्हारा आंसर मीनिंगलेस आ रहा था। इसी क्वेश्चन है, अभी भी यही क्वेश्चन है, थोड़ा काट छाट के 1 अगर पुट करोगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में अभी 1 पुट कर रहे थे तो इसका आंसर जो है वो तुम्हारा 0/0 आ रहा था,
इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलजेब्रिकली काट करके पुट करोगे, इसी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज में थोड़ी किया, क्वेश्चन थोड़ी चेंज हुआ है, बट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। तो कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ पर गड़बड़ हो गया? ऊपर 0/0 आ रहा था, नीचे थोड़ा सा अलजेब्रिकली काट पुट किया तो उसका आंसर जो है वो 2 आ गया। तो कहीं पर गड़बड़ हो गया है ना? गड़बड़ कहीं पर नहीं हुआ है। यही इसी एग्जाम्पल से हर किताब में ऐसा ही एग्जाम्पल से ही इंट्रोड्यूस होता है एक चैप्टर का, एक वर्ड का, एक टेक्नोलॉजी, टेक्निक, मेथड, एल्गोरिथम, फॉर्मूला, जिसको कि हम लोग कहते हैं लिमिट्स। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि लिमिट्स वर्ड क्या 9th 10th में कभी आया है? एक्चुअली में 10th क्लास में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन 0 का वैल्यू एज एक्सियम याद कर लिए थे कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 था ना? बट आप लोग जो लोग ठीक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, सारा प्रूफिंग राइट एंगल ट्रायंगल में करते थे। राइट एंगल ट्रायंगल में 0 डिग्री बनेगा ही नहीं। अरे ट्रायंगल बना रहे तो 0 कभी बनेगा ही नहीं। टेंथ में बताया गया होगा, ट्रायंगल बनेगा नहीं तो वैल्यू कैसे निकलेगा? जब ट्रायंगल ही 0 डिग्री पर, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो वो तुम वैल्यू कैसे याद कर लिए? साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1 याद किए हो ना? ट्रायंगल बनेगा ही नहीं 0 डिग्री पर, तो तुम याद कैसे कर लिए? समझ में आ रहा है? तो वहां पर लिमिट्स वर्ड इंट्रोड्यूस है। अभी देखोगे कैसे वो 10th के 9th के मैथ्स फिजिक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, खैर तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहां पर गड़बड़ हो गया उसको, इस चीज को देखते हैं। तो ये फंक्शन था, इसका आंसर 1 पुट करने पर मीनिंगलेस आ रहा था, बट फिर कुछ काट पुट करके 1 पुट करने पर इसका आंसर जो है वो 2 आ रहा था। ठीक है, इसका मीनिंग अच्छे से देखोगे, इसका मतलब तो थोड़ा सा, अगर ये एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ही हर किताब में ऐसे ही समझना है आपको। एक्स की वैल्यू प्लेस करना था, क्या नहीं कर सकते थे? एक्स का वैल्यू प्लेस 1 नहीं प्लेस कर सकते थे। 11th क्लास का पहला चैप्टर में फंक्शन का डोमेन एंड रेंज पढ़े थे। डोमेन रेंज नहीं क्लियर है तो बैठिए आराम से, आपको अब कोई चैप्टर समझ में नहीं आएगा, वो चैप्टर समझाने के लिए बताएगा। इसका डोमेन कह रहा है कि इसमें तुम 1 पुट ही नहीं कर सकते हो, 1 पर ये आंसर ही नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, 1 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो 1 तो तुम प्लेस कर ही नहीं सकते थे। क्या प्लेस कर सकते थे? 1 से कोई बड़ा वैल्यू, देखो जैसे 1.1 पुट करते इस पे, इस पूरे का आंसर जो है वो 1.1 प्लस 1 कितना हो जाता है? ये 2.1 हो जाता होता ना? 1 तुम प्लेस ही नहीं कर सकते, 1 पर ये मीनिंगलेस आ रहा है। बट 1.1 पे इसका आंसर 2.1, 1.01 प्लेस करोगे तो 2.01, 1.001 प्लेस करोगे तो 2.001। यार समझ में सबको? इसमें पुट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और बढ़ाओ x का वैल्यू 1.000000001 पुट करोगे तो fx का वैल्यू 2.0000001 के करीब करीब आएगा। अब इसको मैथ्स के टर्म में देखना क्या हुआ। ये देखो x का वैल्यू तुम क्या नहीं पुट कर सकते थे इस क्वेश्चन में? 1 नहीं पुट कर सकते थे, तो 1 इज इक्वल टू नहीं है। ये साइन देख लो, आज के बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में काम करने वाला है। ये साइन का मतलब होता है टेंड्स टू, या फिर इंग्लिश में अप्रोचेस टू। x का वैल्यू 1 मत पुट करो, x का वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करवाओ। टेंड्स टू इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू में इसका आंसर मीनिंगलेस आ रहा है। टेंड्स टू करवा रहे हो, देखो x को 1 की तरफ टेंड करवा रहे हैं। टेंड समझ रहे हो? 1.1 से छोटा कर रहे हो ना, 1.01, 1.001, 1.00001, 1.0001। 1.1 से x को किस तरफ टेंड करवा रहे हो? 1 के तरफ। तो fx का वैल्यू किस तरफ टेंड हो रहा है? ये 2.1 से घटते 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 2 के तरफ क्या हो रहा है? टेंड्स कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या ये क्वेश्चन 1 पर डिफाइंड ही नहीं था, तुम इसका आंसर 2 नहीं लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 पे तुमसे कोई पूछे इसका क्या आंसर आएगा, तो तुम्हारा आंसर है कुछ नहीं आएगा, इनडिटरमिनेट, मीनिंगलेस। बट कोई तुमसे पूछे कि इस क्वेश्चन में x टेंड्स टू 1 का क्या आंसर आएगा, अगर तुमसे ये साइन के बाद आज के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर मीनिंगलेस नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। यही इंट्रोडक्शन है लिमिट्स का। ये इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये टेंड्स टू 0 है। ये इज इक्वल टू 1 नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये टेंड्स टू 1 है। 1 इज इक्वल टू पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, नहीं निकलेगा। बट इज इक्वल टू 1 पर नहीं, टेंड्स टू 1 पर इस क्वेश्चन का आंसर 2 तो नहीं, टेंड्स टू 2 जरूर हो जाएगा। यही आज के बाद अंतर है। इज इक्वल टू बहुत सॉल्व कर लिए 9th में, 10th में, 8th में, 7th में, 6th में, 5 में, 11th में, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में। अब टेंड्स टू को भी सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये एग्जांपल में मैंने 1 से बड़ा वैल्यू लिया था, छोटे पर जाकर के देखते हैं। 1 पर 2 करें, समझ रहे? गेम 1 का था, 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू ले लो, 0.9। तो fx का वैल्यू कितना आएगा? 0.9 प्लस 1, ये 1.9 आएगा। अब x का वैल्यू को थोड़ा बड़ा करो, 0.9 से बढ़ा दिए 0.99, तो fx भी 1.99। थोड़ा और बड़ा किए 0.999, तो fx का वैल्यू 1.
999 थोड़ा और बड़ा किए 0.99999999 तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.99999999। इसका मतलब इधर से भी ये तो तुम x का वैल्यू 1 से बड़ा लेकर के करके देख चुके हो, अब x से छोटे वैल्यू के तरफ से भी x किस तरफ टेंड कर रहा है, टेंड समझ में रहा है। पहले 0.9 था, 0.99 हुआ, 0.999 हुआ, 0.9999 हुआ, तो x का वैल्यू 1 के तरफ क्या कर रहा है, टेंड्स कर रहा है। तो fx का वैल्यू भी 2 के तरफ टेंड्स किया। तो इसका फाइनली हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, इस क्वेश्चन का x बराबर 1 पर दिस इज मीनिंगलेस। बट इसी क्वेश्चन को अगर आज के बाद तुमसे ऐसा पूछा रहे, यही क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1 नहीं है, टेंड्स टू 1 है, और ये क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 है, आंसर 2 है। अब आंसर इज 2, लिमिट के फॉर्म में लिखा रहे, आंसर इज योर 2 इज इक्वल टू 1 मीनिंगलेस, टेंड्स टू 1, इस क्वेश्चन का आंसर इज 2। ये अंतर है लिमिट और इज इक्वल टू के वैल्यू पर। समझा? ये दोनों एग्जांपल इसलिए बताया गया क्योंकि यहां से मैथ्स डिफाइंड होता है। एक्चुअली में कहां पर चेक कर रहे थे हम लोग, गेम था 1 का, 1 से एक बड़ा वैल्यू लिए, कितना 1.1, क्योंकि हम लोग पहले ही देख लिए कि 1 पर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस है, 1 तो तुम पुट ही नहीं कर सकते, 1.1 कर सकते थे, और एक बार छोटा वैल्यू लिए 0.9 और इसको छोटा करना शुरू किए, 1.1 से छोटा होकर 1 के तरफ टेंड किए, इज इक्वल टू नहीं है, देखो ये 1.1 1.01 1.001 ये टेंड कर रहा है 1 के तरफ, 1 नहीं टेंड कर रहा है, तो fx का वैल्यू 2 के तरफ टेंड कर रहा है। फिर इसको हम लोग एक्चुअली में मैथ्स में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट, दाहिना तरफ जिस पे चेक करना है उसका दाहिना तरफ से लिमिट का वैल्यू चेक किए, और फिर उसको बाएं तरफ से, ये देखो क्या वैल्यू लिए थे 0.9, और 0.9 से भी 1 के तरफ टेंड, मतलब उस तरफ जाना है, देखो बढ़ा रहे थे ना, ये इधर बढ़ा रहे थे, 1 तक गए नहीं बट बढ़ा रहे थे, इसको इधर से बढ़ा के देखे, इसको इधर से बढ़ा के देखे, दोनों बार ही इसका fx का वैल्यू जो है वो 2 के तरफ, इधर से भी किए तो 2 के तरफ टेंड हुआ, इधर से भी किए तो fx का वैल्यू जो है वो 2 के तरफ टेंड हुआ। जब दाहिने तरफ से राइट हैंड लिमिट बाएं तरफ से लेफ्ट हैंड लिमिट को टेंड करवाया, दोनों तरफ से जो fx है वो सेम ही तरफ टेंड किया, तब जाकर के ही हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि जब जब लिमिट x टेंड्स टू 1 हुआ तो उस पूरे वैल्यू फंक्शन का आंसर जो है वो 2 आ गया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है लिमिट्स का। कुछ बात समझ आई? क्या समझे? देयर आर फ्यू फंक्शंस, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसका कि एट ए डेफिनेट वैल्यू पर उसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो मीनिंगलेस हो सकता है, बट उसी फंक्शन का जिस वैल्यू पर मीनिंगलेस आ रहा है उस पर टेंड्स टू करवाए तो हो सकता है कि उसका कोई एग्जैक्ट आंसर आ जाए। उसके लिए पहले हम लोग को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि किस फंक्शन पर ऐसा हो सकता है। उसके लिए ये जो टेक्निक आपको अभी एक बस मैथमेटिकल टाइप का लगा होगा, एक्चुअली में यही मैथ का रूल है, हर फंक्शन पर ये रूल आप नहीं लगा सकते। फंक्शन जिसमें लिमिट आप कर सकते हैं उसमें ऐसा होना चाहिए कि जहां पर नॉट डिफाइंड हो रहा, नॉट डिफाइंड नहीं, मीनिंगलेस जहां पर हो रहा है उसके दाहिने तरफ से और बाएं तरफ से उस वैल्यू पर टेंड करवाने पर fx का वैल्यू सेम टेंड होना चाहिए। पहले ये कंफर्म करो कि हो रहा है, अगर हो रहा है तब उसमें तुम लिमिट्स का, ये तो एक सिंपल सा रूल था, ढेर सारा भी मैं रूल लिखवा रहा हूं, उन सारे रूल का इस्तेमाल करते हुए तुम उसका वैल्यू निकाल सकते हो। हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, पहले कंफर्म करना पड़ता है कि उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम अगर आ रहा हो तो उसमें लिमिट का रूल चलेगा। कौन कौन सा रूल, तो अभी हम लोग को 3-4 दिन लग जाएगा रूल लिखाने में, कौन कौन सा रूल चलेगा, बट ये इंट्रोडक्शन है लिमिट्स का। लिमिट है टेंड्स टू 0 या टेंड्स टू 1, समझ में आ रही बात? अब एक तो तुम लोग बताया कि 10th में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में कैसे था ये मैं अभी बता रहा हूं। अभी सवाल है 9, 10, खैर अब तो तुम 11 का फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो, फिजिक्स में इसका यूज है क्या, तो 100% इसका यूज है, 9, 10 में भी था और 11th में ऑलरेडी कई बार इसका यूज हम लोग कर चुके, वो कर चुके हम लोग डिफरेंशिएशन में, है ना। डिफरेंशिएशन हम लोग फिजिक्स में लगातार कर रहे हैं, एक बार याद करेंगे। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी पढ़े मोशन चैप्टर में, क्या करते हैं, अरे बोलो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो 9th में तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते ही थे तो वेलोसिटी आ जाता था, बट 11th में देखे तुमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, वो जो टाइम जो 9th में 5 सेकंड 8 सेकंड आ जाता था, इंस्टेंटेनियस में टाइम क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब क्या,
सबसे छोटा टाइम का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, तो सबसे छोटा क्या होता है? जीरो होगा। समझ में आ रहा है? और एक बार जैसे जीरो पुट कर दोगे तो सब नॉट डिफाइंड आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, टाइम जीरो, नॉट डिफाइंड। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, टाइम जीरो कर दिया, एक्सेलरेशन नॉट डिफाइंड। फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में पड़े, चेंज इन मोमेंटम पर टाइम टेकन, वो टाइम जीरो कर दिए तो फोर्स इज नॉट डिफाइंड। तो वहां पर भी लिमिट्स का रूल का यूज किया जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट जो तुम बात बता रहे हो, उसमें जो तुम बता रहे हो टाइम बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा का मतलब जीरो ही होता है, क्योंकि टाइम का क्वेश्चन बना रहे हो फिजिक्स में, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। फिजिक्स में जो तुम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, एकदम छोटा रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, छोटा टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, सबसे छोटा जीरो ही है। बट जीरो पुट करोगे तो 9th 10th में तुम देखे हो फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला में नीचे जीरो कर दो रहे हो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वो नीचे जीरो नहीं है, वो सब नीचे टेंड्स टू जीरो है। तो ये आप लोग ना जानते हुए भी ऑलरेडी फिजिक्स में और मैथ्स में इस चैप्टर का यूज ऑलरेडी कर रहे हैं। इस चैप्टर के बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल हमने मैथ फिजिक्स में पहले भी किया है। ठीक है, तो पहले इसको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिखो। तो यहां तक सीखे तो एक चीज समझे होंगे कि ये जो लिमिट का रूल है, ये मैं खास एग्जांपल से समझाया, कोई भी ऐसा एरा गैरा क्वेश्चन नहीं लिख दिया। इसका मतलब है कि लिमिट्स आपको सब जगह पर नहीं अप्लाई करना है, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। नियम है, रूल्स रेगुलेशन है, कब इस्तेमाल करना है वो धीरे धीरे करेंगे, कैसे इस्तेमाल करना वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ये जो तरीका है, ये तरीका समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट आप लोग अब 11th में है, इतना आपको भी मालूम है कि ऐसे एक बार टेंथ करवाएंगे 2 से फिर 2.01 2. ऐसे एक्चुअली में ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे करने पर तो प्रूफ कर सकते हो कि ठीक है इसमें लिमिट का रूल लग रहा है, बट बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जिसका लिमिट चेक करना होगा, ऐसे थोड़ी चेक करोगे। ये तो बस समझाने के लिए किया जाता है। कुछ रूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और वो रूल्स अभी मैं आपको बता रहा था कि ये क्लास डिपेंडेंट है। कुछ रूल मैं अभी आपको 11th में बताऊंगा, वो पूरा खत्म नहीं हुआ, फिर आप 12th में आएंगे तो 10 रूल और लिखवा दिया जाएगा कि ले भाई लिमिट में ये भी यूज कर लो। ठीक है, तो कुछ रूल्स अभी हम लोग देखते हैं। टॉपिक लगाओ, रूल्स टू फाइंड लिमिट्स, रूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिट्स। कुछ रूल्स है, रूल अभी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, रूल्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स। बहुत ज्यादा रूल है, क्लास डिपेंडेंट है। एक क्लास से अगले क्लास में आता है नया फॉर्मूला, आदमी इसमें नया रूल सीखता है। कुछ रूल अभी देखेंगे। पहला नंबर, डायरेक्ट पुटिंग। पहला है डायरेक्ट पुटिंग, तो लिमिट बोल रहा है उसको सीधा ही पुट कर दो। बात समझ में आ रहा है? जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 बोला, 1 ही पुट कर देते। पिछला क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन तुमको समझाया गया था उसमें तुम डायरेक्ट पुट करते तो वो 0/0 आ जाता, तुम्हारा आंसर गलत हो जाता। बट अगर मैं तुमसे ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लूं, ऐसा कुछ भी, जैसे लिमिट थीटा टेंड्स टू π/2 और ऐसे साइन थीटा पूछ ही लूं, तो क्या हो गया? यहाँ पर सीधा साइन π/2 पुट कर दिया, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया? 1 आ गया। पुट ही कर लो लिमिट में। जैसे लिमिट के बात समझ रहा है? पहले रूल क्या टेंड्स टू बोल रहा हो तो पुट करके देख लो। अगर 0/0 आएगा तब ना घबराओगे, 0/0 आएगा तब ना मीनिंगलेस होगा। मीनिंगलेस होगा तब तो जानोगे कि इसका तो कोई टॉपिक हमें जूनियर क्लास से नहीं समझाया गया, इसमें कुछ और करेंगे। बट जहां आंसर ही आ जाए 5, 10, 17/4 -1, 2, फिर उसमें क्यों लिमिट का कोई रूल लगाओगे? पहला मेथड ये हो जाएगा सीधा जस्ट बाय पुटिंग। ठीक है, इसमें गड़बड़ाया तो दूसरा मेथड यूज करेंगे जो कि पिछले क्वेश्चन में किए थे। एक्चुअली में क्या किए थे उसमें? पिछले क्वेश्चन में क्या किए? कैसे तुम्हारा आंसर पहले 0/0 आ रहा था, बाद में 2 कैसे आ गया? फैक्टराइज किए थे। वो नीचे वाला जिसके वजह से 0/0 आ रहा था उसको काट दिए थे, x+1 आ गया था। तो ये मेथड होगा फैक्टराइजेशन। जब लगे 0/0 आ ही रहा है, कुछ भी कर लो, तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करके वो फैक्टर काटने का कोशिश करेंगे जिसके वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था। ठीक है, नहीं उससे नहीं हो किसी क्वेश्चन में तो हम लोग रैशनलाइजेशन 9th 10th में पढ़े हो, उसका इस्तेमाल करेंगे। रैशनलाइजेशन 9th 10th में आप लोग सीखे। और 11th क्लास में अभी कुछ दिन पहले जब मैं वो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बता रहा था, तो फैक्टराइजेशन का एक और मेथड पढ़े, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ जो 9th 10th में पढ़े हो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला वो सब तो ठीक है,
बट एक आध दिन पहले एक और मेथड आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, वो मैं बोला ही था, वो मेथड कभी भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है आदमी, यूज पढ़ सकता है आपको। तो मतलब बोलने का मतलब है कि थर्ड स्टेप में हम रैशनलाइज करके देखेंगे आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर भी हो सकता है, जो कि हो सकता है, आप लोग में से कुछ लोग इंटेलिजेंट है, इन तीनों से तो सबसे एलिमेंटल लेवल का क्वेश्चन बनेगा। इतना तो तुम्हें भी मालूम है कि इसी से बन जाता तो ये चैप्टर 9, 10 में ही दे दिया जाता है ना। इससे बनेगा 10%, 13-15%, बट बहुत सारे लिमिट्स के टॉपिक्स ऐसे भी आएंगे जो कि इन तीनों से तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज का यूज करना है, जिसमें कि मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिखूंगा जो कि अभी हम लोग याद करेंगे। फ्यू फॉर्मूलाज रिमेंबर में पहले नंबर पर ये जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, समझना कुछ नहीं है, लिखना है, सब रूल्स है कि अगर लिमिट का क्वेश्चन बना रहे हैं 0/0 आ रहा है तो क्या करोगे, रैशनलाइज करके देखेंगे, फैक्टराइज करके देखेंगे काम नहीं बन रहा है, ये लगा के देखेंगे, इससे भी काम ना बने तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्लियर होगा। तो ये लगाएंगे, जिसका इस्तेमाल मैथ्स में ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1, इस रूल का यूज करेंगे। कैसे, क्यों, क्या, किस लिए, कब, वो सब मैं बता रहा हूं। अभी आप लिख के रखेंगे कि दीज आर द फॉर्मूलाज दैट वी कैन यूज। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा बराबर 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई x बराबर 1। पांचवा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई x बराबर log e a। अब इस चैप्टर में लॉग का काम पढ़ने वाला है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री के नीचे लॉगरिथम्स पढ़ लेना। लॉग क्लियर नहीं है तो क्या ही कैलकुलस लिमिट्स पढ़ोगे, पहले लॉगरिथम जरूर क्लियर कर लेना। अभी तक देखे कि उतना काम नहीं पड़ा जितना शुरुआत में मैं बोला था, बहुत काम पड़ेगा, बहुत काम पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन में अलजेब्रा में काम पड़ा है, फिजिक्स में तो काम एक आध क्वेश्चन में फिजिक्स में भी पड़ा है, बट लॉग का इंट्रोडक्शन आज नहीं तो कल होना ही था। लॉगरिथम्स जाना 11th के प्लेलिस्ट में, ट्रिग्नोमेट्री से नीचे लॉगरिथम्स मिलेगा, कॉपी में लिखा हुआ है तो बेस्ट है, मिलाते रहना, काम पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये सब हो गई e की पावर x माइनस 1। और कोई फॉर्मूला का यूज 11th में कर सकते हैं क्या, देख लेता हूँ, बाकी तब तक लिखो। तो वो a का पावर n माइनस 1 है तो उसमें a से 0 नहीं ना होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस। सिर्फ 0 ही नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए। e का पावर x माइनस 1 वाला लिख दिया ना, e का पावर x माइनस 1 लिख दिया, a का पावर x माइनस 1 बाई x लिख दिया, और ये लॉग, और बहुत सारा है एक्चुअली में, अभी फिलहाल के लिए ओवरफ्लो कर जाएगा, इतना पहले लिख करके लिखोगे। लॉग 1 प्लस x बाई x, log 1 प्लस x ऐसा नहीं है, log ऐसा नहीं है। फॉर्मूला में एक वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। इस पर तो आज हम लोग शायद ना पहुंचे, ऊपर ही वाले से आज क्वेश्चन देखेंगे, बट ये सब फॉर्मूलाज पहले लिख करके रखोगे, देखेंगे क्या करना है। नहीं, मेंस निकल गया ये सब देख करके, ये तीनों का आज मतलब 2-3 क्लास का क्वेश्चन, लिमिट का क्वेश्चन और 2-3 फॉर्मूला में और जोड़ूंगा जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, वो सब मिलाने के बाद एटलीस्ट मेंस का क्वेश्चन, एनडीए का क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट्स का। कैसे इसको मिलाओगे फिजिक्स में, वो तो ट्यूशन टीचर ट्राई करेगा अपना लेवल बेस्ड, कि तुमको समझ में आएगी कैसे ये फिजिक्स के साथ कनेक्टेड है, कैसे ये मैथ्स के साथ कनेक्टेड है, वो तो मेरा काम है। तुम्हें क्वेश्चन देखना है कि इसका क्वेश्चन तुम लड़ा किस तरह से पाओगे, तो जब क्वेश्चन शुरू होगा तब देखना, फिलहाल तो फॉर्मूला याद करने का ट्राई करोगे। अब इसमें बच्चे पूछते हैं इन सारे फॉर्मूला का प्रूफिंग का क्या, तो इन सारे फॉर्मूला का प्रूफिंग आपके समझ के बाहर का है, ये आपको याद ही करना है, इसका प्रूफिंग आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये यू हैव टू विजुअलाइज इट, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला।
तो अभी बच्चे पूछ रहे हैं कि इन 6 का क्या, तो इन 6 का कुछ नहीं, इन 6 को तुम याद करो, अपने पास रखो, फॉर्मूला रट के रखो। शुरुआत में हम लोग लिमिट का क्वेश्चन पुटिंग, फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन से ही बनाने का ट्राई करेंगे। जब इनसे थक जाएंगे कि इससे सब हो जा रहा है, तभी आगे के मेथड्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, बता दूं, इसको थोड़ा सा समझ लो, इसका शायद कभी कभी यूज अभी मैं कर लूं, इसको यूज कभी कभी करेंगे। बाकी फॉर्मूला तो लिखा हुआ सभी है आपके पास, मिटा देना। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते देखना। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही समझने के लिए बस। ये है क्वेश्चन तुम्हारा भाई, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 3 x की स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3। पहला काम क्या करोगे, पहले बताओ पहला काम क्या करोगे? पहला काम पहले 0 बाई 0 फॉर्मूला। हाँ, पहले पुट ही करोगे। पहला मेथड क्या है? ठीक है, और मेरे बोलने पर पहला मेथड नहीं, आज के बाद भी कभी भी तुमसे लिमिट कभी भी दिखे मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पहला काम करना पुट ही करके देखो कि हो सकता है पुट ही करने में बात बन जाए, फिर क्या आगे बढ़ोगे। इसको पुट करके देखो क्या आता है। ऊपर जैसे ही पुट करोगे 9 माइनस 9 ये किस फॉर्म में आ जाएगा, और नीचे जैसे ही पुट करोगे तो ये पुट करने पर इस क्वेश्चन का काम नहीं बना, ये 0 बाई 0 पर रह गया। 0 बाई 0 मैथ में मीनिंगलेस है। इसका मतलब है इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा यूज होगा आपका दिमाग से बताओ। इसमें लगता है फैक्टराइजेशन से काम बन सकता है नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 3। अरे समझ में ना, अभी भी ये लिमिट का क्वेश्चन है और अभी भी लिमिट का पहला रूल पुट करना है। अब पुट करके देखो, यहाँ पर 3 पुट करके देखो, अब कितना आ गया, इसका आंसर 6 आ गया। 0 बाई 0 नहीं आ रहा, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ समझे नहीं? अरे इस क्वेश्चन में आज के बाद ये क्वेश्चन तुमसे कोई पूछे कि इसमें 3 पुट करने पर कितना आएगा, तो आंसर होगा कुछ नहीं आएगा। टेंड्स टू 3 पुट कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 जरूर आएगा। यही लिमिट का मीनिंग है। ठीक है, समझ वाली बात। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बता दो, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1। कुछ बताओ, पहला स्टेप क्या करोगे? पहले चेक कितना आएगा 0, ऊपर कितना आएगा 1 प्लस 3 4 में से 4 गया 0, ये 0 बाई 0 के फॉर्म में। तो पुटिंग पर नहीं काम करना, कुछ और करते हैं। क्या लगता है? फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में लग रहा है। करो, एक्स एक्स कॉमन, माइनस 1 कॉमन, और बोलो x माइनस 1, और नीचे भी है, ये कट गया। अब पुट करो, पुटिंग तो करना ही। 1 में से 3 गया, दिस इज माइनस 2। इस क्वेश्चन में मीनिंग ये हो गया कि इस क्वेश्चन में 1 पुट कर देते तो 0 बाई 0 आता। टेंड्स टू 1 पुट कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो माइनस 2 हो जाएगा। यही मीनिंग में अंतर है, इक्वल टू और लिमिट्स का मीनिंग में इसी चीज का अंतर। सब प्रोसीजर चेक करना तो लेट नहीं होगा, सारा मास्टर चेक करना। मतलब पहले 0 0 रखते हैं, फिर फैक्टराइज करते हैं, अगर उससे नहीं बना तो वही तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऐसा तो हर चैप्टर में ही होता। 11 12 तो बहुत दूर का बात है, ऐसा तो 9 10 में भी होता। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जाते थे तो पहले देखते थे क्या डायरेक्ट हो रहा है, क्या नहीं होता था तो किसी से चेक करते थे कि ऐसे ऐसे, वो प्रैक्टिस करते करते हो जाता। बात वही है। 9th में ऐसा था, पहला एक्सरसाइज में चेक सिर्फ ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होता था, दूसरे वाले में सिर्फ ये ऐसे ऐसे होता था, तीसरे में सिर्फ RHS से होता था, चौथे में फिर SSS से होता था। अब तुम जैसे लगेगा, अब तुम्हारे सामने में कोई क्वेश्चन दे तो तुम देख करके बता दोगे कि किससे होगा। वैसे ही है, शुरुआत में तुमको लगेगा सारा चेक करेंगे तब पता चलेगा, ऐसा नहीं है। 1-2 दिन के अंदर तुमको खुद पता चल जाएगा कि किससे चेक करने पर आंसर आ जाएगा। और ये सब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कोई मेंस एडवांस एनडीए, यहाँ तक कि ये स्कूल एग्जाम का भी क्वेश्चन नहीं, ये तो मैं लिमिट का मीनिंग बताने के लिए इस तरह का क्वेश्चन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करो अगला।
यहाँ आ जाएगा फिर। तो ये बना के देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स। क्या लगता है, देख के बता सकते हैं? 0 बाई 0 तो आएगा ही, इसके बाद क्या करोगे इसका? हाँ, रैशनलाइज, फैक्टराइजेशन का बात ही नहीं है, रूट में रहता है, रैशनलाइज ही करना पड़ेगा ना। न्यूमरेटर में रैशनलाइज करना होगा, न्यूमरेटर में रैशनलाइज करेंगे। ये वाला मिटा दो ना, कितना मिनट हो गया सर? आधा घंटा हो गया। ये वाला मिटा देना, पहले पुट करके देख लो, जरूर 0 बाई 0 ही आएगा। बुक में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये 1 माइनस 1 ये ऊपर 0 बाई 0, 0 बाई 0 मीनिंगलेस है ना। तो कुछ करेंगे हम इसमें, फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, रैशनलाइजेशन होगा। नहीं तो बड़े थे कैसे करते थे, नहीं थे बता रहे, किससे रैशनलाइज होगा ये? a माइनस बी सब भूल गए हो क्या? इसको 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, वैसे आ रहा समझ में? a माइनस बी है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए a प्लस बी से करते थे। और मैथ्स में अलाउड नहीं है कि आप इधर अकेले एक तरफ कर दिए, नीचे भी करना पड़ेगा। अरे ऐसे ही होता था, भूल जा रहे हो सब? नहीं, मैथ्स भूलना नहीं। अब याद आ रहा है, आ जाएगा। अब रैशनलाइज किए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, तो ये हो जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे उपाय नहीं है, नीचे एक्स है, ब्रैकेट के अंदर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अरे समझ, इसको खोलेंगे तो कौन कौन कट जाएगा? इसमें 1 1 कट जाएगा, बचेगा क्या? ऊपर 2x और नीचे झमेला ये x किया हुआ है, तो ये अभी साफ हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब ये तुम बोल सकते हो कि ये स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, ये कट जाएगा। अब लिमिट का पहला रूल क्या था? पुट करना। पुट करके देख लो, पुट करो, कितना आया है? ऊपर 2, नीचे कितना हुआ ये? रूट 1 इज 1 प्लस यहाँ पे 0 है, फिर रूट 1 1 प्लस 1 2, इसका आंसर अब 1 आ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में 0 पुट कर देते तो मीनिंगलेस था, 0 टेंड करवा देते तो इसका आंसर 1 था। और इसको तुम कह सकते हो कि ये स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, पिछला तो स्कूल एग्जाम का भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, लिख लो। और जैसे कुछ लोग इस क्वेश्चन को बनाओ, स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। पहला स्टेप पुट करके देखते, हो सकता है ऐसे ही आ जाए, झूठ मूठ का सॉल्व करके कोई फायदा नहीं, लेकिन नहीं आएगा लगता है। इधर तो ठीक है, इधर पुट करते ही ऊपर 0 आ जाएगा, और नीचे पुट करेंगे तो 2 1 3 में से 3 जाएगा, ये 0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 0 बाई 0 ही है ना। पुटिंग पर आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हो? थोड़ा कुछ करते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं? नीचे वाला लगता है फैक्टराइज हो जाएगा, ऊपर वाला लगता है रैशनलाइज हो जाएगा। क्या ये रूट एक्स माइनस 1 है, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको रैशनलाइज करते हैं तो रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे वाले को भी रूट एक्स प्लस 1 से करना पड़ेगा, अलाउड नहीं है एक को मल्टीप्लाई करेगा तो डिवाइड भी करोगे। इसका कुछ हो रहा है क्या? 6 चाहिए, हो जाएगा लगता है। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 है ना। देखते हैं क्या होता है, नहीं बनाएंगे क्या बोलोगे? इसको थोड़ा बगल में फैक्टराइज कर लें। 2x कॉमन था ना, x माइनस 1 प्लस 3 x माइनस 1 मतलब 2x प्लस 3 है ना, x माइनस 1 और रूट x प्लस 1। कुछ गलती कर दी क्या? नहीं ना, फैक्टराइजेशन ठीक है ना। 2x कॉमन x माइनस 1 प्लस 3 कॉमन x माइनस 1। ठीक है, तो कुछ बात नहीं बना, अभी भी ये 0 बाई 0 ही आ रहा है ना। तो उसका बात बनाने के लिए हम लोग क्या करें,
सर न्यूमरेटर को रेशनलाइज नहीं भी कीजिएगा तो अच्छा, अब कर ही दिए हैं तो कर दिए। नीचे वाले में दिक्कत हो रहा है, तो नीचे वाले का उपाय करते हैं। हाँ, ऊपर वाले को नहीं भी करने पर हो जाता है एक्चुअली में। इसको x, हाँ सही बात है, ऊपर वाले को नहीं करने पर ही काम बन जाता है। x माइनस वन तो ऊपर वाले को जैसा था वैसे नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ऊपर वाला जैसा था वैसे ही रहने देते। और नीचे वाले को क्या किए थे, यहाँ तक किए थे ना, ये वाला है ना, नीचे वाला ये वाला था। मान लो ऊपर वाले को रेशनलाइज नहीं किया अभी, तो नीचे वाले को ही करते थे। 2x प्लस 3 है, और ये इसको रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको छोड़ो, मतलब इसका काम नहीं पड़ेगा रेशनलाइजेशन का, इसी से काम चल जाएगा लग रहा है। क्या क्या लाभ हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, दिस विल बी रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1, तो ये कट जाता। अब पुट करके देखते हैं, x का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, कितना आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई कितना होगा ये 3 2 5 इंटू 1 प्लस 1 2, ये माइनस 1/10 आ रहा है सीधा। तो इसका जरूरत नहीं था, इस स्टेप का जरूरत नहीं है, ये मत करो, इसका जरूरत नहीं है। सिर्फ नीचे वाले को पहले फैक्टराइज करो, फिर x माइनस 1 को रूट x के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर लिख लेने पर काम जो है वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, -2 पर पहले -1/10 कहाँ गलती कर दी एक बार देख लो। तो ये सब बेसिक मेथड्स है, इस पर हम लोग और भी बिल्डअप करेंगे चैप्टर को। बट आपका काम रहा कि आप लोग 3 तरीका तो देख ही लिए, 6 फॉर्मूला याद कर कर आओगे, और फिजिक्स में शुरुआत में मैथमेटिकल टूल्स में जितना भी छोटा छोटा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का लिखे होगे फिजिक्स के क्लास में, वो सब याद कर कर आना। नहीं याद कर कर आओगे तो तुम्हें भी दिक्कत होगा, मेरे को भी। उससे अच्छा थोड़ा छोटा छोटा फॉर्मूला फिजिक्स का याद कर कर आओ। ठीक है, तो अगले क्लास में लिमिट्स को आगे बढ़ाएंगे।